हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सब अच्छे होंगे, इसकी मैं कामना करती हूँ। आइए हम आज बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स सिर्फ सीबीएसई और आरबीएसई का ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल जैसे कि नाम को देख के समझ में आ रहा है, बायोमोलिक्यूल्स यानी कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो मोलिक्यूल यूज़ होते हैं उन्हें बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि आप मान लीजिए हमारी बॉडी है, वो सेल से मिलके बनी है, तो जो सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी और उसमें जो मोलिक्यूल्स हेल्प करेंगे वे बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। हमारे सिलेबस में मेनली हम 5 बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे, जिसमें से पहले नंबर पे है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पे हम करेंगे प्रोटीन। चलो लिख ही देते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो हाइड्रेट। नेक्स्ट पे हम स्टडी करेंगे प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड, मेनली हम इन 5 की स्टडी करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। कार्बोहाइड्रेट, इसमें से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और सबसे पहले हम इसी की स्टडी करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में तो हम जान ही चुके हैं कि बायोमोलिक्यूल वे मोलिक्यूल्स होते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज़ होते हैं। और रही बात बायोकेमिस्ट्री की, कई बार पूछ लिया जाता है बायोकेमिस्ट्री क्या है। जितनी भी लिविंग सिस्टम में, जो लिविंग सिस्टम के अंदर जो केमिकल यूज़ होते हैं किसी भी प्रोसेस को कराने के लिए, तो वे उनकी जो हम स्टडी करेंगे उन केमिकल्स की, वो होते हैं बायोकेमिकल्स। लिविंग सिस्टम के अंदर जो भी हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, वो बायोकेमिकल्स कहलाते हैं। और मेनली आज हम जो स्टडी करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट। आइए चलो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसा कि ये का नाम सुन के पता चला है कि इसके अंदर कार्बन तो है। हाइड्रेट का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी पाए जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, वो होता है कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, ये 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। सेकंड पॉइंट, इसके अंदर जो जिस प्रकार वाटर में जो रेशो पाया जाता है 2:1, उसी प्रकार इसमें भी 2:1 रेशो पाया जाता है, सिमिलर टू वाटर, यानी कि वाटर के सिमिलर होता है, ये वाटर के सिमिलर। सबसे पहला पॉइंट, ये 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकंड पॉइंट, ये वाटर के सिमिलर रेशो में पाया जाता है। जब इसकी स्टडी की गई तब ये कार्बन के हाइड्रेट के रूप में मिला, तो जिसके कारण इसका नाम कार्बोहाइड्रेट रखा गया। ये कार्बन के हाइड्रेट के रूप में मिला था। शुरू में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक फॉर्मूला याद करा जो कि है CH2OY। X डिटेक्ट करेगा कार्बन कितने हैं और Y हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर को बताएगा। इसमें से जो कुछ फॉर्मूले हैं या कुछ एक्सेप्शन है उनके बारे में स्टडी करते हैं। कई बार आ जाता है कि इसके एक्सेप्शन कौन से हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, कौन से एक्सेप्शन नहीं हैं, इन सब के बारे में हम अब स्टडी करेंगे। इसके 3 पार्ट बना लेते हैं हम।
सबसे पहला पार्ट हम करेंगे जो फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, सेकंड एक्सेप्शन, यानी कि फॉलो करेंगे, ये एक्सेप्शन यानी फॉलो नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेंगे पर कार्बोहाइड्रेट हैं वे। थर्ड वन इज कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है बट फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। आइए फॉलो करने वाले एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 फ्रक्टोज, जिसका भी फॉर्मूला C6H12O6। अब आप कहेंगे दोनों तो सेम ही है फॉर्मूला, इसमें डिफरेंस क्या है? आगे जब हम सेपरेटली ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्टडी करेंगे उसमें हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट सुक्रोज, ये किस तरह से इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं उसके बारे में हम अभी कर लेते हैं। चलो ये कैसे करते हैं, हम इस पे अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला। जैसे कि कार्बन 6 है इसमें, तो कार्बन X की जगह हम रखेंगे 6। अब वाटर लिखा जाएगा ब्रैकेट बना के वाटर। अब Y की जगह में ऐसी संख्या रखनी है कि हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 12 हैं, तो हमें हाइड्रोजन की संख्या 12 पूरी करनी है। तो यहाँ पे ऐसे क्या लिखे कि 12 हो जाए। अगर हम यहाँ 6 लिख देते हैं तो 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन की संख्या भी पूरी हो रही है 6। नेक्स्ट इसको करके देखते हैं। तो देखिए कार्बन की संख्या X की जगह रखेंगे 6, जो ये X है, और फिर वाटर H2O, और यहाँ पे हमें करना है ये 6, सेम डिट्टो ऐसे ही रहेगा। इसमें देखिए कार्बन 12 H2O, यहाँ पे ऐसी कौन सी रखे कि 22 हो जाए हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 11 रख दो। एक बात और, अगर आपको कभी भी जानना है ये फॉर्मूले को फॉलो करता है या नहीं करता है, इसके बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं? जैसे कि हम जानते हैं रेशो क्या रहेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो रहेगा 2:1। और अगर आपको कभी भी जानना है कि ये फॉलो करते नहीं करते, तो आप ये देखिए। सबसे पहले इसका देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो रेशो क्या निकल के आया इसका? अगर हम इसे काटते हैं तो 6 दूनी 12, तो 2:1 में प्राप्त हुआ हमें। ये हुआ पहले वाला, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए फर्स्ट के लिए तो हमने कर दिया आपका, थर्ड के लिए देखते हैं। आप देखिए जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो क्या होना चाहिए 2:1 होना चाहिए। क्या ये फॉलो कर रहा है? तो देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 22, ऑक्सीजन कितने हैं 11, तो आया रेशो 2:1, यानी कि सिमिलर किसके हुए ये 2:1, 2:1। आया आपको समझ में? चलो अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, हम एक बार और बता देते हैं। ग्लूकोज को इस फॉर्मूले, कॉमन फॉर्मूले के अनुसार रखते हैं, तो C का X की जगह क्या आएगा 6, कार्बन 6 है यहाँ, H2O वाटर जैसे कि इस फॉर्मूले लिखा है वाटर लिखेंगे, H2O, और 6 यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमें 12 हाइड्रोजन पूरे करने हैं। तो 12 कैसे होंगे? अगर हम यहाँ 6 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 6 दूनी 12, और ऑक्सीजन की जगह 6 ऑक्सीजन पूरे हो रहे हैं। सेम डिट्टो, सेम ही फॉर्मूला होता है, सेम ही लिखा जाएगा। ये सुक्रोज को देख लीजिए C12, जैसे कि इसमें 12 है, H2O लिखेंगे जैसे कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है, 11 कर दिया तो 22 पूरे हो रहे हैं, 11 2 जा 22,
और ऑक्सीजन 11 हो रहे हैं। और अगर आप कभी आपको जानना है कि हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन का रेशो 2:1 है, तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होना चाहिए? 2:1। तो हमने पहले ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, आप किसी का भी मतलब ले लीजिए, एक सेम ही है। ये हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ? 12 और ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो हमने इसे सोल्व किया तो 2:1 आया आंसर। तो यानी ये फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट एक्सेप्शन केस। एक्सेप्शन केस वे है, इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट में है, कार्बोहाइड्रेट तो है पर इस कॉमन फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेंगे ये। तो इसका पहला एग्जांपल हो गया रेमनोज। रेमनोज। दूसरा हो गया 2-डीऑक्सीराइबोज। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O5। ये फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसका C5H10O4, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप रेशियो चेक कर लीजिए पहले तो। कार्बन तो 6 चलो लिख दिए जाएंगे जितने भी होंगे, पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो चेक कीजिए। इसमें क्या इसका रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम आ रहा है? 2:1 आना चाहिए, पर यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए आप, 12 और 5। ये पॉइंटों में आंसर आएगा, ना कि 2:1 में आएगा। तो यानी ये इसे फॉलो नहीं कर रहा है। तो यानी कि ये एक एक्सेप्शन है, ये इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेगा। चाहे आप इसे देख लीजिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या होना चाहिए? 2:1। बट यहाँ पे क्या आ रहा है? 10 और 5। ये 2:1 को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसे काट दीजिए। सॉरी, 4 यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया है, 4 10:4। अब नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट, बट फॉलो करेंगे फॉर्मूले को। यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट हैं, फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं है, क्योंकि ये फॉलो तो कर रहे हैं फॉर्मूले को बट कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएंगे। इसमें से एग्जांपल होते हैं एसिटिक एसिड, फॉर्मल हाइड एंड लैक्टिक एसिड। ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट नहीं है बट फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। इसके फॉर्मूले दिखते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे होता है? CH3COOH, फॉर्मल्डिहाइड का CH2O, लैक्टिक एसिड का C3H6O3। आइए अब इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख के देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2। तो हम लिखेंगे कार्बन है 2, अब वाटर लिखा जाएगा। अब हाइड्रोजन की संख्या गिननी पड़ेगी। माँ हमारी कितनी है? 3 और 1 4, 4 करने हमें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या 2 करनी है हमें पूरी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। तो हमें अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं बाहर तो हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या पूरी हो रही है। तो इसका फॉर्मूला तो ये बनेगा। और फॉर्मल्डिहाइड का देखिए, इसे लिखा जाएगा, कार्बन एक ही है, फिर वाटर लिख दो, सेम ऐसे ही लिखा जाएगा ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे कि आपको सिखाया। अब इसे देखिए, कार्बन कितने हैं? 3, ब्रैकेट में H2O 3। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या पूरी हो रही है। यस, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ते हैं।
कार्बोहाइड्रेट को जब कार्बन के हाइड्रेट कहा गया तब बहुत पहले की बात थी, ये बहुत पुरानी जो अब तक चली आ रही थी, पर बाद में जब साइंटिस्ट ने स्टडी की तब पता चला कि जिस तरह इनऑर्गेनिक के जो हाइड्रेट्स होते हैं उन्हें जब भी गर्म किया जाता है, यानी कि इनऑर्गेनिक के जो हाइड्रेट्स हैं उन्हें जब भी गर्म किया जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक के जो हाइड्रेट्स हैं उन्हें गर्म करेंगे तो वाटर प्राप्त होगा। बट जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट उसे जब भी गर्म किया जाता है तो वाटर प्राप्त नहीं होता, तो इसे कार्बन के हाइड्रेट कहना उचित नहीं होगा, जिसके कारण साइंटिस्ट ने इसकी एक नई परिभाषा इत्याद की। तो वो परिभाषा ये है, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके हाइड्रोलाइसिस वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके हाइड्रोलाइसिस से पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बट इसकी एक सिचुएशन है, इसकी सिचुएशन ये है कि इसमें कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए। इसकी सिचुएशन क्या रखी गई है, इसमें एक कायरल कार्बन होना चाहिए, पर इस भाषा में जैसे लिखा हो गया है कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके हाइड्रोलाइसिस से पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड एल्डिहाइड प्राप्त हो वे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और इसमें कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए। अब ये कायरल कार्बन क्या होता है, ये कईयों के दिमाग में कायरल कार्बन क्या है। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जब वो जो अपनी जो 4 वैलेंसी है वो डिफरेंट एटम से पूरी करे, जैसे कि एक तरफ हाइड्रोजन से, एक तरफ क्लोरीन से, एक तरफ CH की जगह आप OH लिख दीजिए चाहे यहाँ पे, और एक तरफ CH3। इस कार्बन को क्या कहेंगे, कायरल कार्बन। ये अपनी चारों वैलेंसियाँ डिफरेंट कार्बन से पूरी की है, इसे कहा जाता है कायरल कार्बन। और कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड भी कहा जाता है, ये एक ग्रीक वर्ड है, कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड। जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शर्करा या शुगर। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन।
इसे बांटा तो कई प्रकार से गया है, कभी इसकी स्वीटनेस के आधार पे, कभी सॉल्युबिलिटी के आधार पे, या रिड्यूसिंग नेचर और हाइड्रोलाइसिस के आधार पे इसे बांटा गया है। सबसे पहले हम इसकी शुगर है या नहीं है इसमें, या इसकी स्वीटनेस के आधार पे इसे बांटते हैं। सबसे पहले इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो भी उसकी स्वीटनेस के आधार पर। इसके 2 पार्ट हैं स्वीटनेस के आधार पर। स्वीटनेस नेचर के आधार पर सबसे पहले है ये शुगर और दूसरा है नॉन शुगर। ये जो शुगर है ये होते हैं वाइट कलर के, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये होते हैं वाइट कलर के। सबसे पहला पॉइंट ये होते हैं वाइट, ये वाइट होते हैं। दूसरा पॉइंट ये क्रिस्टालिन होते हैं। क्रिस्टालिन होते हैं। और ये वाले, ये भी नॉन शुगर वाइट ही कलर के होते हैं, इसी की तरह नो शुगर की तरह ये भी वाइट कलर के होते हैं, वाइट कलर के ही होते हैं। दूसरा पॉइंट, परंतु ये इसकी तरह क्रिस्टालिन ना होके नॉन क्रिस्टालिन होते हैं। और तीसरा पॉइंट, ये स्वीट होते हैं यानी मीठे होते हैं ये। और ये क्या होते हैं? स्वीटलेस। ये क्या होते हैं? स्वीटलेस। चौथा पॉइंट, ये होते हैं सोल्यूबल और ये होते हैं नॉन सोल्यूबल। पर हम ये नहीं कहेंगे कि हमेशा ही सोल्यूबल होते हैं शुगर, पर ज़्यादातर जितने भी ये शुगर होते हैं वे सोल्यूबल ही होते हैं ज़्यादातर। कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं। नॉन शुगर और शुगर तो इसकी स्वीटनेस के आधार पे हो गया। अब हम इसे डिवाइड करेंगे इसके हाइड्रोलाइसिस नेचर के आधार पर कि हाइड्रोलाइज करने पर ये कितनी अपने यूनिट्स में डिवाइड होता है। इस शुगर नेचर के आधार पे इसे डिवाइड करते हैं। हाइड्रोलाइसिस, इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पे कितनी यूनिट्स हमें सैकेराइड्स की प्राप्त होती है उसके आधार पर। सबसे पहले होगा मोनोसैकेराइड, दूसरी होगी ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड को और फर्दर डिवाइड किया गया है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड
टेट्रा सैकेराइड। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स वे सैकेराइड होते हैं जब हमें जो कार्बोहाइड्रेट की और ज़्यादा छोटी यूनिट्स में हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते, उसके जो कीटोज और एल्डोज फॉर्म में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसे और ज़्यादा सिंगल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते मोनोसैकेराइड्स को, इसकी सिंगल यूनिट्स होती है। जिसके एग्जाम्पल होते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इसके एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड के। और डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं, डाइसैकेराइड के होते हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल। ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल है रैफिनोज। पहले डाइसैकेराइड को समझ लेते हैं। डाइसैकेराइड्स वे यूनिट होती है जो मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट्स हाइड्रोलाइसिस के द्वारा प्राप्त होती है, जिससे कि जैसे कि सुक्रोज को ले लीजिए। सुक्रोज का जब भी हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनोसैकेराइड की यूनिट प्राप्त होती हैं। और ट्राइसैकेराइड रैफिनोज, रैफिनोज का जब हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो मोनोसैकेराइड की 3 यूनिट्स प्राप्त होगी, वो एल्डोज कीटोज फॉर्म में प्राप्त होती है। और टेट्रा, और टेट्रासैकेराइड की होती है स्टैकियोज। इस प्रकार से टेट्रासैकेराइड का एग्जाम्पल होता है स्टैकियोज, जिससे कि 4 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट प्राप्त होती है। जो ओलिगोसैकेराइड होता है उसमें 2 से लेके 10 तक की यूनिट्स को रखा जाता है, ज़्यादातर 2 से 10 तक ही ओलिगोसैकेराइड के अंदर इतनी यूनिट रखी जाती है। और नॉन शुगर में को हम पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं, नॉन शुगर को पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जिसका एग्जाम्पल क्या होते हैं, स्टार्च, पॉलीसैकेराइड्स। ज़्यादातर एग्जाम पे ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपको ये चार्ट बनाना पड़ेगा। और जिस प्रकार स्वीटनेस के आधार पे और हमने हाइड्रोलाइसिस के आधार पे करा, इसी प्रकार रिड्यूसिंग नेचर के आधार पर भी होता है। कुछ जो कंपाउंड होते हैं रिड्यूसिंग होते हैं, कुछ रिड्यूसिंग नेचर नहीं रखते। वो हम आगे जब हम सेपरेटली ग्लूकोज और फ्रक्टोज करवाएंगे उस टाइम आपको प्रॉपर तरीके से समझा पाएंगे। अगर हम अभी आपको उसको रिड्यूसिंग नेचर को बताएंगे क्यों रिड्यूसिंग क्यों होता है, क्यों नहीं होता, तो आप अभी समझ नहीं पाएंगे। डिटेल से जब हम पर्टिकुलर ग्लूकोज और फ्रक्टोज कराएंगे तब हम उसका क्लासिफिकेशन आपको पूरा करवा देंगे। बाकी आपने जो ये वीडियो देखी उसके लिए बहुत थैंक यू। और अगर आप हमारी आगे की सीरीज़ देखना चाहते तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो वो भी आप लिख सकते हैं। और रही बात इस वीडियो की सीरीज़ रोज़ वो धीरे धीरे आपको मिलती रहा करेंगी। और रही बात PDF की, आपको इसके नोट्स की PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी।